हे हेलो गाइस, दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, हमने पिछली क्लास में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किया था और मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। हम उन्हें बाद में देखेंगे, ठीक है ना। आज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस में हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस करेंगे। उसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस देखेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस देखेंगे। फिर हम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मींस हम डायल्यूशन इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस देखेंगे। उससे बाद में हम कोलेराउस लॉ पढ़ेंगे। और गाइज आज के वीडियो में हम इतना करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा। सो गाइज ध्यान से देखो, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट कंडक्टेंस। जनरली मैं जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इज योर मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर्स, और कंडक्टेंस कह लो मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसमें जो आपका मीडियम होगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा और इसमें जो आपका मीडियम होगा वो आपका मेटेलिक होगा। एंड आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो इलेक्ट्रोलाइट के साथ, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। सो लेट अस स्टार्ट मेटेलिक कंडक्टेंस। सो मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ आपको, ओवरव्यू देता हूँ आपको मेटेलिक कंडक्टेंस का, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सो गाइज, व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो अपने 12th और 11th में और अपने 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो मेटेलिक कंडक्टेंस जनरली होता क्या है? मेटल्स में जनरली आपके फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मेटल्स में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। यही जो कंडक्टेंस होती है वो कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। मीन्स यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, सॉरी यहाँ पे जो करंट कैरियर है, करंट कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यू नो, इलेक्ट्रोलाइट्स आपका आयंस जनरेट करता है। एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैटायन और एनायन के मोशन के कारण जो आपका करंट जनरेट होगा, जो आपका कंडक्टेंस जनरेट होगा, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो आपके चार्ज कैरियर हो गए वो क्या हो गए? आयंस हो गए। गॉट इट गाइस? तो यहाँ तक आपने समझना है। थोड़ा हम इसे देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, क्योंकि हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। सो मेटेलिक कंडक्टेंस के केस में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि रेजिस्टेंस का आपका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि कोई काम करने से हमें क्या हो, अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लग रहा हो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस मींस यानी कि जो आपका करंट जनरेट हुआ है उसे, उसका जो फोर्स अपोज करेगा, उसे जो फोर्स अपोज करेगा, दैट इज योर रेजिस्टेंस। और अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करूं तो वहां पे रेजिस्टेंस क्यों होता है? देखो ध्यान से, मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होगा, जो आपके पार्टिकल्स होंगे, जो आपके एटम्स होंगे, उन एटम्स, वो एटम्स क्या करेंगे? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? आपके जनरली कर्नल्स बन जाएंगे, जिन्हें आप होल्स कहते हो। होल्स क्रिएट होंगे या कर्नल्स क्रिएट होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जब ये पॉजिटिव चार्ज की साइड क्या करेगा? मोशन करेगा, तो ये कर्नल से टकराएगा, यानी कि इनका फ्रिक्शन होगा कर्नल के साथ। सो जो आपका क्या क्रिएट करेगा? रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो मीडियम है वो क्या है? आपका कर्नल्स है। ओके, गॉट इट। और आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो लेंथ के होता है, यानी कि वायर जितना, जो आपका मेटल का जो वायर है वो जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मीन्स जितना मोटा वायर, अगर मैं कहूँ कि जितना मेरे पास मोटा वायर होगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। गॉट इट? ओके, अब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट रहता हूँ, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा a proportionality constant rho, then L upon A, and this is called resistivity, or you can say specific resistance, So what is the specific resistance? We will talk about later about this. So let us come with electrolytic conductance. So in case of electrolytic conductance,
what is the medium of resistance over here. So there are so many things for resistance over here. First is the interaction between cation and anion. देखो cation और anion की मोशन के कारण आपका करंट जनरेट होता है, बट आपको पता है कि कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, दैट इज योर इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन. वो क्या करेगा, इसकी मोशन को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा. सो यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता है. दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका हाइड्रेशन. हाइड्रेशन अब क्या है, इसमें जो आपका सोलवेंट है, वाटर है, वाटर क्या कर लेता है, कैटायन को चारों तरफ से हाइड्रेट कर लेगा और या एनायन को हाइड्रेट कर लेगा. हाइड्रेट करने पे क्या होगा, ये आपका मोशन, ये बल्की पार्टिकल बन जाएगा और ये मोशन होने में क्या होगा, इसे रेजिस्ट करेगा. तो रेजिस्टेंस इसके कारण भी यहाँ पे हो सकता है. तीसरा रेजिस्टेंस आपका हो सकता है इंटरेक्शन बिटवीन सोलवेंट सोलवेंट पार्टिकल, मींस वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा. तो यहाँ पे वेरियस आपके रीजंस है फॉर रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस समझ में आया होगा. ओके, सो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. गॉट इट. ओके, अब इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर आपको आर और जो आपकी लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मीनिंगफुल लग रहा है. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हाट इज द लेंथ ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे तो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एंड व्हाट इज द एरिया ओवर हियर. सो हम देख लेते हैं. देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो आपकी कंडक्टर सेल होती है उनमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे, ये दो आपके इलेक्ट्रोड होंगे और इलेक्ट्रोड यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल होगा, इस वेसल में आपका क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होगा. गुड इट. यहाँ पे क्या होगा, जनरली जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है और ये डिस्टेंस गाइस कंडक्टेंस सेल में क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है. सो दिस इज डिस्टेंस एल एंड जो ये आपका इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो भी फिक्स होता है एंड दैट इज योर ए. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एल और ए ये दोनों क्या है, फिक्स है. और एल और ए का जो रेशो होता है, द रेशो ऑफ एल एंड ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. गाइस याद रखना, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, दैट इज जी स्टार. सो जी स्टार इज व्हाट, सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए, और ये हर सेल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है. व्हाट इज दैट, द लेंथ बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. गॉट इट. सो हम इसका यूज बाद में करने वाले हैं. अभी मैं देख रहा हूं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है. अब व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके लिए मुझे फील्ड चाहिए. सो क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गाइस, जस्ट वेट. ओके गाइस, सो सेल कांस्टेंट आपका हर सेल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है. ओके, अब व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये आपका मैटर का प्रॉपर्टी होता है. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर्टी होगा. क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये आपका पर क्यूबिक वॉल्यूम में जो जितना रेजिस्टिविटी लगता है, यानी कि आपका टोटल रेजिस्टिविटी जो आपका टोटल तो आपका रेजिस्टेंस होता है. अगर मैं कहूं 1 क्यूबिक एरिया में कितना रेजिस्टेंस लगता है, दैट इज योर रेजिस्टिविटी. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ओके, गॉट इट. ओके, नाउ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड डिनोटेड बाय ओमेगा. दिस इज कॉल्ड ओम. So the unit of resistance is ohm, and the conductance. Now the one new term is conductance. Conductance is the reciprocal of resistance. So the unit of conductance is what? Ohm inverse, omega inverse, or you can say ohm inverse, and you can also write it just इसे उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका मोह. सो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ऑल्सो मोह, एंड मोह इज ऑल्सो नोन एज सीमेंस. ठीक है ना, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस. सो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस आर these. You can write ohm inverse, you can write mho, you can write sine. Okay, got it? Okay, I repeat that. So now you got R is equal to rho L upon A. So C is equal to the reciprocal of R means A by rho L,
and the resistivity is what? Resistivity is Ra upon L. This is the resistivity. So the unit of resistivity is what? The unit of R is omega, means ohm, and the unit of A, cross section area, is what? Centimeter स्क्वायर. ओके गाइस, तो यहाँ पे क्योंकि हम सेल्स ले रहे हैं, सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम यूनिट लेंगे वो आपका स्मॉल वाला यूनिट सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना. लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लेंगे. सो लेंथ आएगा सेंटीमीटर, सो कैंसिल आउट हो जाएगा एक, सो आ जाएगा ओम सेंटीमीटर. सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर. गॉट इट? ओके. अब यहाँ पे एक केस, एक न्यू टर्म आती है, दैट इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा. Okay, so this is your specific conductance, and what is the specific conductance? As the conductance is reciprocal of resistance, like this, the specific conductance or conductivity is the inverse of, or is the reciprocal of resistivity. So this is your specific conductance or conductivity represented by kappa. So the formula for this is what? Just reciprocal of this is L upon Ra. So the what is the unit for kappa? The unit for length is centimeter. The unit for R is ohm, and for A is centimeter square. Then you will get ohm inverse centimeter. Centimeter cancel, centimeter inverse. So you can write ohm as mho centimeter inverse, or you also can write it Siemen. So Siemen centimeter inverse. So the unit of specific conductivity or or conductivity or specific conductance is Siemen centimeter inverse. Okay, note कर लो. Got it? Okay, just wait. अब यहाँ ध्यान से देखो, द कंडक्टिविटी इज व्हाट? L upon Ra. Now guys, you know the cell constant G star is what? L upon A. So you can write over here kappa is equal to 1 by R into L upon A from here. Okay, what is 1 by R? This is your conductivity or conductance C. Sorry, not conductivity, conductance C into L upon B is what? This is your cell constant. So this is the important formula. This is the important formula for net and gauge perspective. What is the formula is? Formula is kappa is equal to C G star. वो वहाँ पे क्या देता है? वो आपको C दे देता है, ठीक है, G स्टार देता है, कप्पा निकलवा देता है, कप्पा देता है, G स्टार देता है, C निकलवा देता है, ठीक है ना, या ये दोनों देता है, ये निकलवा लेता है, और ये आपको पता होना चाहिए हर सेल के लिए फिक्स होता है. कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नोट कर लो. ठीक है ना. सो आपको कप्पा और रेजिस्टिविटी का दोनों का रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों का फील होना चाहिए. व्हाट इज कंडक्टिविटी? What is conductivity? So conductivity is the conductance in a fixed volume. एक fixed volume में conductance जो होगी वो क्या कहलाएगी? Specific conductivity. So specific conductivity is nothing but the conductivity into volume. Means आपका fixed volume होगा. Got it? कर लोगे? उतारो. Okay, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? इसने कप्पा दिया हुआ है. Kappa is what? 0.176 centimeter inverse. 0.176 ohm inverse centimeter inverse. This is your kappa given, and R is given 1.44. R is given 1.44. So you have to calculate G star. तुम्हें निकालना है सेल कांस्टेंट. देखो क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना, और आपकी कंडक्टिविटी मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, तो आपको सेल कांस्टेंट निकालना है. अब आपको फॉर्मूला पता है, कप्पा इज इक्वल टू सी जी स्टार. ओके, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन सी. यहाँ पे मुझे सी दे रखा है, अगर मैं सी को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी. So 1 upon C into kappa. 1 upon C is what? R. So R into kappa. So this is your G star. आपको G star निकालना है. So G star is equal to
R into kappa. R is what? 1.44 ohm into kappa is what? 0.176. So आपसे कैलकुलेट कर लेना, यूनिट क्या आ जाएगी? R in ohm and this is ohm inverse सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये आ जाएगा आपका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स. एंड द यूनिट फॉर सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स ना. जी क्या होता है? जी स्टार क्या होता है? जी स्टार होता है L अपॉन ए. एल का यूनिट सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आता है? सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स आ गया. ठीक है ना. सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था. गॉट इट? कर लो कैसे? उतार लो. ओके गाइस, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेरे पास NaCl है, उसने ये नहीं बताया कि NaCl का अमाउंट कितना है, उसने कहा मेरे पास NaCl है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, एंड देयर आर 2 स्टूडेंट्स टू गिव द आंसर. सो लेट्स से, अब देखो 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और 2 स्टूडेंट A और B हैं. उन्हें कहा गया कि NaCl का कंडक्टेंस बताओ. लेट्स से he has the NaCl with the different concentration and he has with different concentration, ठीक है ना. सो क्या होगा? लेट्स से कंसंट्रेशन इज x एंड फॉर हिम कंसंट्रेशन इज y. ओके, अब पूछा गया कि NaCl का आपको मोलर कंडक्टेंस बताना है. तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस होगा और यू कैन से नॉट मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी. क्या पूछा गया आपसे कि कंडक्टिविटी बताओ. किसकी कंडक्टिविटी बतानी है? NaCl की कंडक्टिविटी बतानी है, ठीक है ना. ओके, इसे कहा गया उसे, और दोनों पे जो कंसंट्रेशन है NaCl की वो डिफरेंट डिफरेंट है. ओके गाइस, सो क्या होगा इस केस में? लेट्स से इसका कंसंट्रेशन कम है और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका कंडक्टिविटी ज्यादा आएगा, इसका कंडक्टिविटी कम आएगा. क्यों आएगा कम? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ आयंस इन अ वॉल्यूम, बिकॉज कंडक्टेंस इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम. अ स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना कंडक्टिविटी होगा, दैट इज कितना कंडक्टेंस होगा, दैट इज योर कंडक्टिविटी. ठीक है ना. तो इसमें ज्यादा आयन होंगे, इसमें कम आयन होंगे, तो इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, इसका कंडक्टिविटी कम होगा. सो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कितना होगा, हमें देना पड़ेगा उसका स्पेसिफिक अमाउंट. तो यहाँ पे 2 टाइप की अब कंडक्टिविटी आती है. फर्स्ट इज योर मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस जहां पे आपका अमाउंट दिया हुआ है मोल में, ठीक है ना. एंड सेकंड होगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जहां पे आपके ग्राम इक्विवेलेंट में उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद मोलर कंडक्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m. सो व्हाट इज लैम्डा m? सो लैम्डा m is nothing but your concentration, conductivity in a volume. बिकॉज यहाँ पे ये एक टाइप से कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी है किसमें है? एक आपका फिक्स वॉल्यूम दिया हुआ है, उस फिक्स वॉल्यूम में. तो ये क्या होगा आपका? कंडक्टिविटी इन वॉल्यूम. सो कंडक्टिविटी इज व्हाट? कप्पा इन अ वॉल्यूम V. ठीक है ना. सो मोलर कंडक्टेंस इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन अ फिक्स वॉल्यूम. ठीक है ना. Okay, now you know volume is what? Number of mole. Sorry, volume is what? तो आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय मोलैरिटी. सो जस्ट पुट ओवर हियर कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू नंबर ऑफ मोल बाय मोलैरिटी. ओके, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं वो फिक्स दिए गए हैं. मैंने बताया ना कि दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, और यू कैन से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ फिक्स वॉल्यूम. ओके, सो नंबर ऑफ मोल इज 1, सो कप्पा अपॉन m. m इज व्हाट? मोलैरिटी. सो द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस इज कप्पा बाय मोलैरिटी. ठीक है ना. सो व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस? सो यूनिट फॉर कप्पा इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड यूनिट फॉर मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, दिस मोल लीटर इनवर्स. सो दिस विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स एंड लीटर.
Okay, now you know 1 liter is equal to 10 to the power 3 centimeter. Okay, I am going to convert liter into centimeter. Then you will get lambda m is equal to kappa by molarity into 1000, 10 to the power 3 now, 1000 into ohm inverse, centimeter inverse, mole inverse और सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है ना? ओके, नाउ द यूनिट इज ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर क्यूब. ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. सो मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया? फिर से देख लो. मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन अ फिक्स वॉल्यूम. कर लोगे यहाँ से, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा. आप इसे जनरली लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, जहाँ कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर में मीन्स ये आपका मोलैरिटी है. कोई दिक्कत? ओके, सेकंड टाइप का कंडक्टिविटी यहाँ से निकल के आता है, दैट इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ध्यान से देखना. इक्विवेलेंट conductance and this is represented by lambda equivalent, lambda eq. देख लेते हैं कैमरे में ठीक आ रहा है क्या? ओके, सो lambda eq and what is the formula for lambda eq? Again lambda eq means what is the definition of equivalent conductance? Means this is the conductance of 1 equivalent gram या 1 gram equivalent इलेक्ट्रोलाइट इन अ फिक्स वॉल्यूम. मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का एक फिक्स वॉल्यूम में क्या है, ये आपका कंडक्टेंस है. दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. सो क्या होगा फिर से, कप्पा इनटू वॉल्यूम एंड देन अगेन व्हाट इज द वॉल्यूम, कप्पा इनटू एन अपॉन व्हाट, एन अपॉन व्हाट, एन अपॉन concentration. And here because you are taking gram equivalent not mole, आप इस बार मोल ही ले रहे, ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हो, तो कंसंट्रेशन इन केस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नोन एज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज व्हाट, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम. ये होता है. तो यहाँ से कप्पा इंटू ईटा बाई सी, सॉरी एन बाई सी आ जाएगा. एन आपका वन ले रहे हो, 1 मोल ले रहे हो, ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा कप्पा बाई एन. सो दिस इज द formula for equivalent conductance. And what is the unit? Ohm inverse, centimeter inverse. What is the unit for normality? Unit for normality is gram equivalent. मोल के जगह क्या जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मीन्स लीटर इनवर्स. तो आ जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और लीटर. लीटर को फिर से वो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर लिख दोगे. लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एन इनटू 1000. सो ये आ जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. सो दिस इज द यूनिट फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ओके, गॉट इट? नोट कर लो. ठीक है गाइस, यहां तक समझना है? ओके, इंपोर्टेंट है. डेफिनेशन आपको याद रखनी है. डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ठीक है ना? ओके, अब मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हो गया, मोलर कंडक्टेंस भी हो गया. अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस. अब आप ध्यान से देखो. लेट्स से आई एम टेकिंग द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ओके, व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस इज व्हाट, kappa by concentration, and concentration is nothing but molarity over here, and kappa by normality over here. So क्या होगा, कप्पा से कप्पा कैंसिल होएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी. एंड व्हाट इज द नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम एंड मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर एन. एंड व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट इज weight in gram of solute by equivalent weight. ये आपने अपना 12th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना? अपॉन what is number of mole? Number of mole is weight in gram
बाई मोलर वेट, ठीक है ना। वेट इन ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा मोलर वेट मोलिकुलर वेट बाई ई। ओके, एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट molar weight by a factor Z. What is this factor? This factor is, in case of acid this is basicity, means कितना वो H पॉजिटिव दे रहा है. In case of base this is acidity, means वो कितना OH माइनस देगा. And in case of salts this is the number of oxidative state, or you can say number of cations. So देख लेते हैं हम इसे. तो यहां से जब आप इसे पुट करोगे तो यह आ जाएगा m अपॉन z, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा z. सो लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका z आ गया, मीन्स लैम्डा m इज इक्वल टू z इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट. अब हम इसका एक दो एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं. ओके, लेट अस इन केस ऑफ MgCl2. So MgCl2 completely ionized होगा, Mg2 plus 2Cl minus. So Z value for this is cation, the number of ions in cation is 2. So Z value is 2. Okay, MgO, Mg plus 2 plus O2 minus. So the charge of cation is plus 2. So Z is 2. Okay, in case of acid, let's say HCl, so it will give 1 H plus 1 Cl minus. How? What is the basicity of this acid? This is the acid, no, basicity 1, so Z is 1. In case of NaOH, what is the basicity of acidity of NaOH? Is 1, so Z is 1. आपको यहाँ से Z का थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, कर लोगे, हो जाएगा. ओके, यहाँ तक समझ आया? ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं इसमें, that is the effect of dilution, or you can say effect of concentration on molar as well as equivalent conductance. तो डाइल्यूट करने पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डाइल्यूशन बढ़ाने पे, मीन्स उसका कंसंट्रेशन घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो हम लिखते हैं डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on lambda m and lambda eq and kappa and c. अब आप ध्यान से देखो, what is conductance? Conductance is the flow of ions. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस. ओके, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें लेट से दो आयंस है, एक Na प्लस है, Cl माइनस है, कैटायन है और एनायन है. ओके, अब इनका कुछ मोशन होगा जिसके कारण एक कंडक्टेंस जनरेट हो रही है. Got it? अब लेट से मैं इसका डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ. डाइल्यूशन बढ़ाने से यहाँ पे क्या होगा, देखो डाइल्यूशन बढ़ाने से होगा क्या, यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाने से जो आयंस है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा. आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनका इंटरेक्शन क्या होगा, उनका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, यानी कि उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे वो अच्छे से मोशन करेंगे और उनका कंडक्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है ना. अब हम तीनों में देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं कंडक्टेंस, तो सब कंडक्टेंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का. सो मैं देखता हूँ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो गाइस ध्यान रखना, ये आपका कंडक्टेंस बढ़ता है, कप आपका डिक्रीज होता है, ये आपका बढ़ता है और ये भी बढ़ता है. क्यों बढ़ता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. देखो, जो कंडक्टेंस है वो आपका एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है ना, यानी कि टोटल इलेक्ट्रोलाइट का कितना, यानी कि ये ओनली डिपेंड करता है द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ओके, एनायन एंड कैटायन. तो आपका डाइल्यूशन करोगे तो एनायन और कैटायन का मोशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उनके बीच का इंटरेक्शन कम होगा, तो कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है. अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. सो दिस इज द कंडक्टेंस इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है. तो आप जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ एनायन कैटायन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे डाइल्यूशन होने पे. जब वो डिक्रीज होंगे तो कप्पा क्या होगा, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होगा. अगर मैं बात करूं इन दोनों के केस में आपका जो कंसंट्रेशन है, या मैं कहूं जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है. क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है. मीन्स यहाँ पे आपका एनायन और कैटायन का नंबर ऑफ एनायन कैटायन डिक्रीज नहीं होगा, ओनली उनके बीच का क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ सकता है. ये आप कहोगे कि
एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में आपको कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया है तो लैम्डा एम मोस्टली क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है कि उनके आयंस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो लैम्डा एम थोड़ा बढ़ता है, लैम्डा एम भी बढ़ता है और लैम्डा इक्विवेलेंट भी बढ़ता है। मीन्स आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा और ये दोनों भी बढ़ेगा। समझ में आया क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा? गोटे, चलो हम देख लेते हैं, थोड़ा और विस्तार पूर्वक हम इसे देख लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जनरली जितने भी मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो मेरे सोल्ट में कम से कम एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे एसिड आपका वीक हो, या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो, ठीक है ना। यानी कि एक कंपोनेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग होगा एसिड और बेस में से, वे भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। तो सोल्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग में आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे कौन आएगा? वीक एसिड और वीक बेस आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता लगा, ठीक है ना। अब मैं इनके केस में डाइल्यूशन का इफेक्ट देख लेता हूँ कंसंट्रेशन पे। तो देखना ध्यान से, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसएसोसिएटिव कांस्टेंट होता है, या मैं कहूं उनका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट या जो आयनाइजेशन होता है वो 100% होता है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन क्या होता है इनका? 100% होता है, यानी कि आपके 100% आयनाइज हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपने अपना 12th क्लास में पढ़ा होगा, इनका जो अल्फा वैल्यू होता है वो 5% होता है, ये इनकी कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं हो पाते, ये पार्शियली डिसएसोसिएट, बहुत ही कम पार्ट इनका डिसएसोसिएट होता है। अब मैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ेंगे? देखो जी, मैंने कहा वो कंप्लीटली, पहले लेट से NaCl है तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो चुका, एक बार जितना आयनाइज होना था हो गया, वो फालतू और ज्यादा आयनाइज नहीं होगा, वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से यहाँ पे इनका नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले से नंबर ऑफ आयन कंप्लीटली आपको मिल चुके हैं, तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे नहीं बढ़ते। अगर मैं बात करूं यहीं पे कि तो क्या होगा डाइल्यूशन बढ़ाने से? तो डाइल्यूशन बढ़ाने से जनरली इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा, ये चार्ज पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, जिससे कि इनके बीच में जो मोशन है, जो इनकी मोशन है वो जो है ज्यादा फ्रीली हो जाएगी, ज्यादा मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू द क्या होता है? डिक्रीज द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। मींस यहाँ पे बस क्या होता है? सेपरेशन बढ़ने के कारण कंडक्टेंस बढ़ता है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको पता होगा कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता, आयनाइजेशन कम होता है, ठीक है ना। तो आप जितना भी डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतना नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। मींस डाइल्यूशन बढ़ाने से आपका क्या होता है? डिसएसोसिएटिविटी बढ़ती है, मींस आयनाइजेशन बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते रहोगे, आपने थोड़ा पानी डाला तो आयंस इंक्रीज हुए, और पानी डाला आयंस इंक्रीज हुए। तो यहाँ पे पानी डालने पे यानी कि डाइल्यूट करने पे आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरा केस, आयंस के बीच का सेपरेशन भी बढ़ रहा है। तो देखो, आयंस इंक्रीज होने से भी कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और इधर से भी, यानी कि यहाँ पे दो फैक्टर से कंडक्टेंस बढ़ रहा है। मींस इनका जो कंडक्टेंस होता है वो डाइल्यूशन करने पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अब हम इन दोनों का के लिए कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन के बीच एक प्लॉट देख लेते हैं। वो प्लॉट क्या होता है? ध्यान से देखो, ये प्लॉट होता है मोलर कंडक्टेंस और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच। अब आप कहोगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन क्यों लिया, सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो, जब साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, कंसंट्रेशन की डिफरेंट पावर के साथ इसे प्लॉट किया होगा, तो उन्होंने पहले पाया होगा जब कंसंट्रेशन के साथ किया तो आपका प्लॉट अच्छे से फिट नहीं हो रहा, तो उन्होंने अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ किया तो वो अच्छे से क्या हो रहा था? फिट हो रहा था। ओके, अब ये प्लॉट देखते हैं हम कैसा आता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले बात चल रही है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हुआ, जब ये प्लॉट देखा तो उन्होंने पाया कि
जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रही है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस बढ़ रही है, बट वो धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो यहाँ पे आप देख भी रहे हो कंसंट्रेशन आपका अच्छे से घट रही है और कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर आप इस प्लॉट को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दो, तो एक्स्ट्रापोलेट करके आप देखते हो ये यहाँ पे कहीं पे इस कंडक्टेंस वाले एक्सिस को कट कर रहा है। अभी गाइस ध्यान से देखना, एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप कह सकते हो जीरो कंसंट्रेशन। इसे आप लैम्डा एम जीरो से भी डिनोट कर सकते हो, लैम्डा एम इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डाइल्यूशन हो चुका है, या आप कहो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो जीरो हो चुका है। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रापोलेट करके आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस मिल रही है, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज द केस ऑफ KCl। अब आपने कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl एंड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एंड द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर KCl, इसमें से बताओ कौन सा ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछ रहे तो आप तो कहोगे कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी ऐसे नहीं बता सकते, बट ये गलत है। आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, देखो दोनों में एनायन क्या है, सेम है, दोनों में एनायन सेम है, दोनों स्ट्रॉन्ग भी है, तो डिपेंड किसके ऊपर 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिपेंड करेगा आयंस की मोबिलिटी के ऊपर। पहला फैक्टर आपका वेरीफाई हो रहा है कि दोनों वो आपका एप्रोप्रिएट है कि दोनों आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा फैक्टर की यहाँ पे जो आयंस का साइज है, इन वाले आयंस का साइज, इसमें H का साइज छोटा है, K का साइज बड़ा है। K का साइज बड़ा है तो K की और Cl की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, HCl में H की मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो इनकी कंडक्टेंस भी थोड़ी ज्यादा होगी, तो HCl का जो प्लॉट आएगा वो थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है गाइस। तो HCl का प्लॉट थोड़ा ऊपर आएगा, ऐसे ही आप NaCl के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप कर लोगे सिंपली, गॉट इट। सो दिस इज द प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन एंड लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस, ओके गाइस। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो ये क्या है, आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। और क्या होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। व्हाट इज द y ओवर हियर, y is the value on x-axis, x is the value on x-axis, sorry, y is the value on y-axis, x is the value on x-axis, and m is what? M is the slope of the plot, and c is the intercept on y-axis। यही तो होता है, ओके। सो मैं इसके लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या है y-axis का वैल्यू, लैम्डा m, तो इस जगह लैम्डा m इज इक्वल टू व्हाट इज x इज √c, एंड as you can see this slope is negative slope। आपके स्लोप ऐसे आता है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, ऐसे आता है तो आपका नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसे आता है तो आपका पॉजिटिव स्लोप होता है, तो कैसा है, नेगेटिव स्लोप होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा। और अगर मैं बात करूं इंटरसेप्ट की, ये इंटरसेप्ट देखो क्या है, इंटरसेप्ट ये इंटरसेप्ट है आपका लैम्डा एम जीरो मीन्स कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो याद आएगा प्लस लैम्डा एम जीरो, और यहाँ पे एक स्लोप आएगा, लेट्स से दैट स्लोप इज d, got it। So this is your equation, and this equation is known as Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाते हैं, डिबाई-हक्कल-ओनसेगर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने लैम्डा एम और रूट सी के बीच ये क्या खींचा, प्लॉट खींचा, और ये जनरली जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ठीक है ना। अभी मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखूंगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो डी है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन हम करेंगे असाइनमेंट में, ठीक है ना। इन सेकंड केस मेरे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस है वो कुछ इस टाइप से बढ़ता है, ये भी थोड़ा अच्छे से खींच लेते हैं, तो वो थोड़ा इस टाइप से बढ़ता है, ध्यान से। तो क्या हो रहा है, पहले कंडक्टेंस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा, और एकदम सडनली
बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन आया और फिर वो इस एक्सिस के पैरेलल हो गया, मीन्स वो इस एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है। थोड़ा हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बात करते हैं, ध्यान से देखो। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका कंडक्टेंस है, जो कंडक्टेंस है वो दो पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। वन इज योर कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, जब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ आपके नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, दूसरा उनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, तो उससे भी आपकी कंडक्टेंस बढ़ रही है, ठीक है ना। तो पहले जो क्या होगा, पहले जो है जब आप उसे धीरे धीरे डाइल्यूट करोगे तो उनके बीच में क्या होगा, आपका सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना, और नंबर ऑफ आयन धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, तो कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर सडनली क्या होगा, कंडक्टेंस ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंस में यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कंडक्टेंस बढ़ेगा। और ये इसे कहीं पे कट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे उतने नंबर ऑफ आयन बढ़ते चले जाएंगे, तो कंडक्टेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। तो आप कह सकते हो, आप इसका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट you can't find by this method. You can find the conductance at infinite dilution for strong electrolyte by this method, by extrapolation, but you can't find for weak electrolyte. So उसके लिए आपका एक लॉ आता है, that is your Poler-House law, वो हम अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले हम इसे देख लें। यहाँ पे अगर वो आपसे पूछ ले कि CH3COOH और HCOOH की प्लॉट में भी क्या डिफरेंस होगा, हाँ जी होगा थोड़ा। जो COOH का होगा, CH3COOH का एसिटिक एसिड का, वो थोड़ा नीचे होगा, इसका ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू CH3COOH। गॉट इट? कर लोगे, ठीक है ना। हो जाएगा क्या यहाँ तक? अब हम चलते हैं Poler-House law, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास, दैट इज योर ओके। Poler-House law, अगर कोई आपसे कहे कि ये जो लॉ है ये ओनली क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो ऐसा नहीं है, ये ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है। बट ये क्या करता है, जो आपका एक्स्ट्रापोलेशन वाला मेथड नहीं कर पाया कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं डिटरमाइन कर पाया, ये उसे कर देता है, ठीक है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। सो व्हाट इज द Poler-House लॉ? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर आप बात करते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, या मैं कह सकता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन दीज टू आयन इज वेरी लो। सो उससे होता क्या है गाइस, उससे क्या होता है, जो इनकी कंडक्टेंस होती है वो एक काउंटर आयन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है, तो वो खुद के ऊपर डिपेंड करती है। और जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है, लेट्स से मेरे पास एक आयन है, सो इलेक्ट्रोलाइट है AB और ये डिवाइड हो रहा है A++ B- में, ठीक है ना। तो क्या होता है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर AB, the molar conductance for AB at infinite dilution is equal to molar conductance of cation at infinite dilution plus molar conductance of anion at infinite डाइल्यूशन। ये होता है आपका Poler-House लॉ। फिर से देखो, अगर एक सोल्ट आपका ऐसे डिसोसिएट हो रहा है, ये आपका वीक सोल्ट है, तो इसका जो आपका कंडक्टेंस होगा सोल्ट का वो क्या होगा, इसके कैटायन और एनायन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये आपका बड़ा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके स्मॉल लैम्डास है। कोई दिक्कत गाइस? तो ये था आपका Poler-House लॉ। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे आपके क्वेश्चन असाइनमेंट में भी आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम क्लास को एंड करेंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आया December 2030 नेट जेआरएफ में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है लैम्डा ऑफ NaCl इज 12.7 एंड लैम्डा ऑफ
at infinite dilution of NaI is 10.8 and lambda of rubidium iodide RBI is 9.1 ये दिया गया है। और आपको निकालना क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ RBCl, ठीक है ना गाइस, आपको ये निकालना है। देखो ये दोनों दिया है, ये निकालना है, तो मैं इनके लिए थोड़ा इक्वेशन से लिख लेता हूँ पहले, इनके डिसएसोसिएशन की इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपको निकालना है RBCl। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ NaCl की। तो NaCl क्या होगा, आपको देगा सॉरी Na प्लस Cl माइनस, NaI क्या देगा, Na प्लस I माइनस, RBI क्या देगा, RB प्लस I। सो गाइस आप यहाँ पे जनरली देख रहे होगे, अगर मैं बात करूँ RBCl की, तो वो है आपका RB प्लस Cl माइनस, मीन्स इसमें RB आ रहा है और Cl आ रहा है। अगर मैं RB की बात करूँ तो RB आपका यहाँ से आएगा और Cl आपका इससे आ रहा है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो आपको RBCl मिल जाएगा, ये पार्ट आपको मिल जाएगा इन दोनों को ऐड करने। पर जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो दो एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, Na प्लस और I माइनस। ध्यान से देखो, तो मैं ऐड कर देता हूँ इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो आपको मिलेगा NaCl प्लस RBI इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस प्लस RB प्लस I माइनस। देखो आपको RB प्लस Cl माइनस चाहिए था, वो आपको मिल गया, बट उसके साथ साथ आपको Na प्लस भी मिल रहा है, I माइनस भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब देखो गाइस आप क्या करोगे, आप इसमें से अगर इस इक्वेशन में से आप ये इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दो, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो Na प्लस कटेगा, I माइनस से I माइनस कटेगा और आपको Cl माइनस Br माइनस मिल जाएगा। तो मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, NaCl प्लस RBI माइनस NaI कर रहा हूँ, तीसरे इक्वेशन को मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आपको मिलेगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, Cl माइनस प्लस RB प्लस आपको मिलेगा, गॉट इट। और यही आपको चाहिए था, यानी कि अगर आप इन तीनों के, अगर आप इन दोनों के यानी कि NaCl और RBI, अगर आप इन दोनों कंडक्टिविटी को जोड़ दो, ऐड कर दो और इसको उसमें से घटा दो तो आपको इसका कंडक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप एक काम और कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपली इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप और क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो NaCl का कंडक्टिविटी होगा वो होगा लैम्डा ऑफ Na प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। ऐसे ही आप NaI का लिख लोगे, लैम्डा, ये सब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, लैम्डा ऑफ Na प्लस लैम्डा ऑफ I माइनस। ऐसे ही आप RBI का लिख लोगे, लैम्डा ऑफ RBI एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ RB प्लस लैम्डा ऑफ I माइनस, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो, अब ये चीज तो आपको थोड़ी इनअप्रोप्रिएट लगी होगी, लेकिन वो आपको अप्रोप्रिएट लगेगी। देखो ध्यान से, आपको चाहिए RB प्लस Cl माइनस, तो RB प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा, Cl माइनस यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आप कैसे मिलेगा, आप इन दोनों को जोड़ दोगे, ऐड करके आपको ये दो चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, आप क्या करोगे, इसे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि आपने क्या किया, लैम्डा NaCl प्लस लैम्डा RBI को जोड़ा और उसमें से लैम्डा NaI घटा दिया, तो लैम्डा NaCl कितना है 12.7, उसमें ऐड किया लैम्डा RBI 9.1 और सब्सट्रैक्ट कर दे 10.8, आपको मिल जाएगा 8.21 माइनस 10.8, तो यह आ जाएगा 0. यानी कि आपका लैम्डा RBCl कितना आ जाएगा 11.0, कर लोगे। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, कोलेरास लॉ का। ऐसे ही आप किसी भी सोल्ट के लिए कर सकते हो, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते हो, मोस्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ से क्वेश्चन वो एसिटिक एसिड देता है, कुछ भी देता है, ठीक है ना। हम इसके लिए क्वेश्चन कर लेंगे अपना असाइनमेंट में से, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, फिर आप असाइनमेंट में से कर देना। क्वेश्चन आया हुआ है नेट 2011
या तो आपका दिसंबर में होगा, जनवरी में, जून में होगा, याद नहीं है, देख लेना जब भी है। लैम्डा एन 0, HCWH का मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी दे नहीं रखा है, निकलवा रहा है, डिटरमाइन करवा रहा है। और लैम्डा ऑफ Na2SO4 इज 260, लैम्डा ऑफ K2SO4 इज 308, lambda of KCl is 150, lambda of HCl is 426, lambda of HCONA is 105. देखो आपको इन इक्वेशन से, इन सॉल्ट से आपको वो डिटरमाइन करना है HCWH। आपको क्या बनाना है HCWH। तो HCWH में क्या होगा HCW माइनस प्लस H प्लस होगा। तो HCW माइनस कहाँ से मिलेगा आपको इनसे, तो HCW माइनस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से HCW माइनस ले लोगे, H प्लस कहाँ से मिलेगा आपको H प्लस यहाँ से मिलेगा, यानी कि आप इन दोनों को जोड़ दोगे। बट यहाँ से एक्स्ट्रा आपको Cl माइनस मिलेगा, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा Na प्लस मिलेगा। अब आप Na प्लस और Cl माइनस को काटने के लिए आप क्या करोगे, Na प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा और Cl माइनस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये और ये सब्सट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। बट यहाँ से आपको SO4 2 माइनस और यहाँ से K प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपका इस सोल्ट में है। तो आप फिर इसे टोटल में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, आप जनरली ये भी कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों में से इन तीनों को घटा दो। समझ में आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप पूछ लेना, या मैं नेक्स्ट क्लास में तो कराऊंगा, ठीक है ना, सब क्वेश्चंस को कराऊंगा। सो गाइज, ये था आपका कोलेराउस लॉ, नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका कंडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। वो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ भी लेता है, जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो गाइज, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ये, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।